प्रणाम दोस्तों, आप सभी को उमा खान सर के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए हम आज अपनी हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। अपनी हिंदी की तात्पर्य में हमने कल कुछ बातें की थी। हिंदी के विकास में कुछ जो प्रमुख एजेंसियाँ के बारे में या आपके संस्थान के बारे में हम बात कर रहे थे, उससे आगे चलते हैं। कल जिन संस्थानों पे हमने 4 या 5 संस्थानों पे हमने बात की थी, वहीं से आज भी 2-4 जो संस्थान हैं उसको आज खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपका जो उन संस्थानों के बाद हिंदी के विकास में जो अगला संस्थान है उसका भी यह नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जो कि आज महाराष्ट्र की स्थिति में है। वहाँ पे इस संस्था की स्थापना की गई, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। स्थापना भैया 1936 ईस्वी में। ठीक है, स्थापना कब किया गया? 1936 ईस्वी में। स्थान महाराष्ट्र, जो मुंबई आज है। अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, और जो इसके बाद में सभापति या अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कार्य किया तो महात्मा गांधी, और आपके महात्मा गांधी जी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, इसका जो ध्येय वाक्य है दोस्तों, खूब पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा में स्थापित की गई, इसकी पहला जो ध्येय वाक्य था, तो ध्येय वाक्य क्या था? एक हृदय भारत जननी। एक हृदय भारत जननी, इस बात को याद रखिएगा, एक हृदय भारत जननी। अगली जो संस्था आपकी आती है, जो बिहार में स्थापित की जा रही है पटना में, उस संस्था का नाम है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। क्या है? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था 1919 में स्थापित हो रही है। स्थान आपका पटना है। 1919 की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को याद होगा 1919 की ये घटना है, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था पंजाब के अमृतसर बाग में। ठीक है, उसी समय देखिए वही इसी के इर्द गिर्द ये संस्था स्थापित हो रही है बिहार के पटना में, और स्थापना वर्ष आपका 1919 और स्थान पटना में। ठीक है, अच्छा एक बात और है, इसमें जो कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने पहले आपको जो संस्थाएं बता रहा था उसमें लिखा दिया, लेकिन यहाँ पे कोई चीज है नहीं, बिल्कुल केवल आपको जान लेना संस्थान का नाम, और आपको बिल्कुल ले जान लेना है इसका स्थापना और ये संस्था कहाँ पे स्थापित हुई। ठीक, जो आपकी अगली संस्था आती है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा के अगर बारे में बात करूं तो उसका जो स्थापना वर्ष है 1937 में, और ये आपके पुणे में स्थापित है। कहाँ पे? पुणे में। और यह संस्था पुणे में स्थापित होकर हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी के विकास के बारे में कार्य करती है। अगली जो आपकी संस्था आती है बम्बई हिंदी विद्यापीठ। कौन सी संस्था है? बम्बई हिंदी विद्यापीठ। और बम्बई हिंदी जो विद्यापीठ है आपकी, वो भैया आपका उसका जो स्थापना 1929 में, और स्थान जो है आपका मुंबई में। ठीक, अच्छा उसके बाद आपका बिहार राष्ट्रभाषा परिषद है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के अगर बारे में मैं बात करूं तो ये जो आपका इसकी स्थापना हुआ 1947 में, जैसे ही देश आजाद हो रहा था। ठीक है, उसी समय 1947 में इसकी स्थापना किया गया, और स्थान इसका कहाँ गया? तो पटना में। इस संस्था को देखिए, ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं जो आप देख रहे हैं, स्थापना वर्ष और स्थान, इसको केवल इतना ही याद रखना है, ये स्थान और स्थापना वर्ष, संस्था का नाम। अगली आपकी जो संस्था आती है उसका नाम है अनामिका। देखिए छोटा सा नाम है अनामिका, और अनामिका जो है आपकी ये संस्था कलकत्ता में स्थापित की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में, और स्थापना वर्ष आपका 1955 में। ठीक, अच्छा इसके बाद कुछ और संस्थान है जो हिंदी के विकास में कार्य किया। अगर मैं उनके बारे में अगर बात करूं तो आपका बंगी हिंदी परिषद है। कौन सा भैया? बंगी हिंदी परिषद। पहले इसका आप लोग इसको शॉर्ट ले लीजिएगा जिनको है। ठीक है, तो एक चीज अगर हो जाती है तो आगे मैं अभी एक संस्था का नाम लेता हूँ बंगी हिंदी परिषद। और ये जो आपकी बंगी हिंदी परिषद है, इसका स्थापना 1945 में और कलकत्ता में किया गया। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान आता है, और केंद्रीय हिंदी संस्थान आपके भैया 1961 में मुख्यालय इसका आगरा में है। ठीक, तो आगे हम इन संस्थाओं पे चर्चा करते हैं। जो आपकी अगली संस्था है बंगी हिंदी परिषद, और बंगी हिंदी परिषद जो है आपके कलकत्ता में। कहाँ पे? नाम से ही पता चल जा रहा है कहाँ पे स्थापित है, तो कलकत्ता में है। ठीक है, और जो इसका स्थापना वर्ष है भैया तो 1945। 1945 पे कोई घटना याद आ रही है? नहीं याद आ रही। चलिए अगली संस्था का मैं नाम लेता हूँ बंगी हिंदी परिषद। 11 के बाद आपकी 12वीं संस्था आती है। कौन सी भैया? बंगीय हिंदी
परिषद, ठीक है, बंगी हिंदी परिषद। इस संस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी केवल स्थापना और स्थान देखिएगा। स्थापना जो भी है, स्थापना वर्ष जो है आपका 1945 में, और उसके बाद जो आपका स्थान है कहाँ पे स्थापित की गई, तो ये स्थान आपका कहाँ पे, कलकत्ता, कलकत्ता जो कि आज का कोलकाता है। अगली जो संस्था आपकी थी केंद्रीय हिंदी संस्थान, 13 कौन सी है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। स्थापना की मैं बात करूं, स्थापना वर्ष की, और तथा स्थान किसकी बात करूं तो स्थापना वर्ष में भैया 1961 में स्थापित संस्था थी। कहाँ पे, ठीक, और मुख्यालय आपका कहाँ है, आगरा में। अच्छा, इसमें देखिए इसकी भारत में इसके कुल 8 केंद्र हैं। कितने हैं, 8 केंद्र। इस चीज को याद रखना है, भारत में इस संस्था के कुल 8 केंद्र हैं। 8 केंद्रों को याद रखना है, ठीक है। 8 केंद्रों को याद नहीं रखना, केवल ये जान लेना इसके भारत में कुल कितने केंद्र हैं, तो 8 है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो स्थापना 1961 में, स्थान जो है आपका आगरा में। बंगी हिंदी परिषद की स्थापना वर्ष है 1945, स्थान कहाँ पे, तो कलकत्ता में। एक संस्था है, उस संस्था के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपकी जो लास्ट वाली संस्था है उसका नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 1 मार्च 1960 को नई दिल्ली में किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी। इन 4 क्षेत्रों को आपको याद रखना है, जो कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान अलग है, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय आपका अलग है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय आप हमें सिखाएंगे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। एक मिनट देख लेंगे, ठीक है। अगली जो संस्था आपकी है 13 या 14 नंबर पे, क्या है, तो उसका नाम है पहला वीडियो हमारे स्टूडियो केंद्रीय गर्मी बहुत रही है, हिंदी निदेशालय, ठीक है। खाली इंट्रोडक्शन देना है निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना है वो 1 मार्च 1960 को, 1 मार्च 1960। स्थान इसका नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय। अगर बिंदु की मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 4 इसके क्या दिया, क्षेत्रीय कार्यालय। पहला चेन्नई, पहला आपका हो जाएगा क्या, चेन्नई। दूसरा आपका हैदराबाद, और यही आपका जो तीसरा है भैया गुवाहाटी, और जो आपका चौथा है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। केंद्रीय हिंदी निदेशालय और आज के समय में या आज की मैं बात करूं तो कार्य कर रही है नई दिल्ली से। ये आपका क्या भैया, स्थापना वर्ष, और ये आपका हो जाता स्थान। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये जो आपका भैया है नई दिल्ली में स्थापित संस्था है। इस संस्था के भी कई कार्य हैं हिंदी के क्षेत्र में, और हिंदी के क्षेत्र में आज भी ये कार्य कर रही है, और 1960 से यह संस्था कार्य करती हुई चली आ रही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की अगर मैं बात करूं तो स्थापना वर्ष 1960 में हुआ था, तथा स्थान इसका नई दिल्ली है, और 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी और
कोलकाता। इन चारों कार्यालयों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। एक इसमें से नहीं दे देगा और 3 इसमें से दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगला यहीं से प्रश्न आपका सीधा सा बन जाएगा, एक इसमें से देगा, 3 जगह का और नाम दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कार्यालय क्षेत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा। स्थापना वर्ष हमेशा याद रखिएगा 1 मार्च 1960 और नई दिल्ली। संस्था कहाँ पे है, तो नई दिल्ली है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय केंद्र से ही पता चल रहा है कि नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, आज ये जो आपकी टॉपिक है हिंदी का उद्भव और विकास, मूलतः आपके आज में समाप्त। ठीक है, क्या हो गए, आपके समाप्त हो गए। और अब तक आपने जितना पढ़ा है यहाँ तक, अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, हिंदी के विकास के क्षेत्र में बात करूँ या हिंदी के उद्भव के क्षेत्र में बात करूँ, ठीक है, आज ये चैप्टर हो गया क्या भैया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो अगला आता है, अगली टॉपिक जो आती है वो, अब इसके परिवार के बारे में हम देखते हैं, हिंदी भाषा परिवार। ठीक है, क्या है, इसके परिवार के बारे में देखते हैं, हिंदी भाषा परिवार के बारे में देखते हैं। हिंदी भाषा जो परिवार है आपके 2 भागों में बटी। कितने भागों में भैया, तो 2 भागों में हिंदी भाषा परिवार। हिंदी भाषा जो परिवार है आपके 2 भागों में बटी हुई है। इन परिवारों पे चर्चा करते हैं। 2 परिवार कौन कौन से हैं, तो एक आपका है भारतीय भाषा परिवार और दूसरा आपका होता है आर्य भाषा परिवार। पहला क्या भैया, तो भारतीय भाषा परिवार, और दूसरा आपका जो परिवार आता है भैया वो है आपका आर्य भाषा। भारतीय भाषा परिवार को क्लास कॉपी करेंगे, फिर उसमें ले जाकर पेस्ट करेंगे, फिर वहाँ क्लास सेट करेंगे। 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, तो 4 हैं। चारों को देखते हैं। पहला आपका आता है भैया क्या, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा आपका होता है भैया क्या, द्रविड़ भाषा परिवार। और जो आपका तीसरा आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और जो आपका चौथा आता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्य के भी 3 भाग, आर्य के भी 3 भाग हैं। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। ये आपके 3। प्राचीन का जो इसमें समय होता है, अगर समय की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। डेट लिखा रहे थे, कुछ समझ में आ रहा है डेट से क्या हो सकता है। 1500 से 500 ईसा पूर्व में संस्कृत चल रही थी, तो प्राचीन के अंतर्गत क्या आ जाती है, संस्कृत भाषा। और संस्कृत के 2 भाग, वैदिक और दूसरा क्या है, लौकिक। ठीक है, मध्यकालीन में 3 हैं आपके। या पहले मध्यकालीन का मैं समय की अगर बारे में बात करूं तो मध्यकालीन का समय क्या है भैया, तो ये लिखेंगे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन, 1000 ईस्वी सन। अर्थात मैं कह सकता हूं मध्यकालीन में 3 भाषाएं पनप रही हैं। तो 3 भाषा आपकी कौन कौन सी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का जो समय है क्या है, 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी सन, और इसका प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन, 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन।
अर्थात हमने 500 ईसा पूर्व से शुरू किया, 1000 ईस्वी सन पे हमने खत्म किया। तो मध्यकालीन का समय क्या हो गया, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन हो गया। आधुनिक की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक में आपका आता है, इसका समय जो होता है 1000 ईस्वी सन से अद्यतन। इसमें जो भाषा आती है उसका नाम है भैया क्या, हिंदी। क्या नाम है उसका, हिंदी, अर्थात हिंदी का जो समय। अब यहाँ से आर्य भाषा से अगर मैं प्रश्नों की अगर बात करूं तो सीधा आपसे प्रश्न क्या पूछता है, आर्य भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भाग, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो संस्कृत। कौन सी आती है, संस्कृत। संस्कृत में सबसे पुरानी संस्कृत की अगर बात करें या सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो वैदिक संस्कृत हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। या सीधा से पूछ सकता है कि संस्कृत किस आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है, तो प्राचीन आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला आपके मध्यकालीन से अगर मैं बारे में बात करूं तो मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार का समय कहां से कहां तक है, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक। इसमें किन भाषाओं का निष्पत्ति हुई है, तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। सीधा से पूछ सकता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा आती, कौन सी नहीं आती। यहाँ पे 3 दे देगा और 1 दे देगा जो पूछ लेगा कि नहीं आती, आपको छाटना। फिर उसके बाद कौन सी आती है, 1 इसमें से दे देगा, 3 कोई और दे देगा और पूछ ला कौन सी आती है मध्यकालीन। तो यहाँ से जैसे प्रश्न बनते हैं। आधुनिक में देख रहे हैं आपकी हिंदी है, आप उसका समय क्या है, 1000 ईस्वी से आपका अद्यतन है। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ, भारोपीय और ये आपका जो है भारतीय भाषा परिवार। ये जो आपके भारतीय भाषा परिवार हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, ये आपके 4 परिवार हैं। एक तो आपका भारोपीय भाषा परिवार है, देखिएगा, भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आस्टिक भाषा परिवार और चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इनमें भी भाषा होगी ना, जब भाषा होगी, मैं भारोपी की बात करूं तो भारोपी में कई भाषाएं आती हैं, जैसे आप ले लीजिए हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी। ठीक है, तो अन्य इसमें भारोपी के अंतर्गत आती है। द्रविड़ में आपके 4 हैं, इन 4 को याद रखना है। पहला तो आपका तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। आस्टिक में भी कई आती है लेकिन इसमें से जो पूछता है बार बार तो मुंडा। चीनी तिब्बती में आपका एक लिख लीजिएगा, एकाक्षरी भाषा परिवार, एकाक्षरी भाषा परिवार। अब चलिए इसको हम समझते हैं ये क्या है, यहां से कैसे प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहली बात, आपका जो भारतीय भाषा परिवार है उसके अंतर्गत 4 आते हैं, भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्टिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब ये जो आपके देख रहे हैं भाषा परिवार, भाषा परिवार, भाषा परिवार, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ भाषाएं हैं। इन भाषाओं की अगर चर्चा करूं तो भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी और अन्य भी कई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आदि कर लीजिएगा, भारोपी में आदि कर लेंगे तो अभी तो समझ लीजिए प्रारंभ ही हुई है। ठीक, द्रविड़ में लेकिन 4 ही आती है। कितनी आती है, 4 आती है, लेकिन यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की संख्या खूब रहती है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। सुनिएगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ किसके अंतर्गत आएगी, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। आस्ट्रिक के अंतर्गत केवल एक भाषा आती है, एक भाषा नहीं सॉरी, अन्य कई भाषाएं आती है, लेकिन इसमें जो पूछा जाता है, कई बार मुंडा को पूछा गया, तो आपकी एक मुंडा जनजाति है जो आपकी झारखंड और बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो एक भाषा भी है मुंडा, और ये मुंडा आप आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत एक आता है आपका एकाक्षरी भाषा परिवार। कौन सा, एकाक्षरी भाषा परिवार। कई बार पूछा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा, तो एकाक्षरी भाषा परिवार, जो कि एक अक्षरों में निहित होती है, एक अक्षरों। अब यहाँ से मैं अगर क्वेश्चनों की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन पर अगर चर्चा करूं
तो सीधा से आपका पूछेगा हिंदी भाषा परिवार कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्ग। भारतीय भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्ग, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो संस्कृत आती है। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक और लौकिक। मध्यकालीन 3 भाषा आती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक में आपकी एक आती है जो आपकी हिंदी है। ठीक है, अब आर्य को छोड़ते हैं, इस पे आते हैं। इसके प्रश्न की अगर मैं चर्चा करूं, भारतीय भाषा परिवार कितने वर्गों में, 4 भागों में। भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्टिक और चीनी तिब्बती। अगर यहाँ से अगर मैं प्रश्न अगर आपसे करूं कि हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो हिंदी देखिए किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो हिंदी भारतीय भाषा परिवार में किसका है, तो भारोपी का है। किसका है, भारोपी का है। उर्दू किसका है, संस्कृत किसका है, तमाम यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए द्रविड़ भाषा परिवार से कैसे प्रश्न आता है, पूछता है तमिल किस परिवार का हिस्सा है, तो द्रविड़ भाषा परिवार का। या सीधा पूछ सकता है द्रविड़ भाषा परिवार के इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं। देखिए 4 है, इसमें से कोई निकाल देगा और पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो उसमें से कोई अन्य दे देगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अच्छा, उसके बाद आपको सीधा से कह सकता है कि मलयालम दे दिया और कह दिया 3 इसमें से दे दिया, कहेगा इसमें से कौन सा जो द्रविड़ परिवार का हिस्सा है, तो इसमें से जैसे हम अभी प्रश्न पे अभी चर्चा कर लेंगे। ठीक, आस्टिक भाषा में मुंडा आ गया। ठीक, तो ये बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे चला जाए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और लिख भी लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि प्रश्न कई पूछिए आपकी टीएसटी पीएचडी अन्य कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं प्रश्न पे भी चर्चा कर लेता हूँ, 2-4 प्रश्न आपको सामने इसको प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। ठीक, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, उसके बाद भैया आपकी इस भाषा परिवार के बाद धीरे धीरे जब हिंदी आपकी भाषा परिवार होगी, तो हमने देखा था कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने सबसे पहली बार राजभाषा के विषय में चर्चा किया था। तो आपकी जो अगली हेडिंग आती है संविधान में हिंदी, क्या आती है भैया, संविधान में हिंदी। और संविधान में हिंदी के बारे में अगर हम चर्चा हमें करना हो तो हम करेंगे कल, क्योंकि ये आप देख चुके हैं हिंदी भाषा परिवार। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे कल, लेकिन आज पहले मैं इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेता हूँ, जो 2-4 आपके क्वेश्चन जहाँ इससे आपको समझ में आ जाए कि नहीं क्वेश्चन कैसे पूछता है। धन्यवाद।